आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। आज की जो हम टॉपिक लेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में जो सभ्यता हमको पढ़ना है वह पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये टॉपिक होगा और इसकी लेक्चर कम से कम 3 या 4 होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इसको हमको समझने के लिए बहुत फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है और कांस की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम इस हड़प्पा सभ्यता को समझें। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इस नाम से भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको आप कहते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप कहते हो सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हमको पढ़ना क्या क्या होगा, पहले हम कंटेंट्स देख लें, क्योंकि जब हम कंटेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो हमको हर चीज़ को जानना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो कंटेंट्स हमारा जो होगा वो क्या क्या होगा ये देख लीजिए। कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे पहले हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें, हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली थी। दूसरा टॉपिक जो हमको पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम अवस्था क्या थी, या हम ये कह लें हड़प्पा सभ्यता का जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन। और इस जीवन में हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। सब के सब टॉपिक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें इनकी कला और शिल्प। और चौथा हेडिंग हो जाएगा आप लोगों का हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। ये 4 टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे और इन 4 टॉपिक से ही चर्चा कर लेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी कहाँ तक पहुँची। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु नदी घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न आपका छूटे न, इस बात का पूरा भरोसा रखा जाएगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है या कुछ छूटता है तो आपकी सलाह और हमको जरूर हम लेंगे। आप हमारे लिंक में आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर जरूर आपको मिलेगा। हमारा चैनल वही है यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। ठीक है, बराबर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ इसमें, और इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। और आज चर्चा मैंने कहा कि आज हड़प्पा सभ्यता का एक क्लास बनाई जाए आप लोगों के साथ। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे कैसे। अब इस हड़प्पा सभ्यता को कई नाम से जानते हैं। जैसे पहले तो इसका नाम यही हो गया हड़प्पा सभ्यता, ये तो नाम पड़ा। दूसरी इसको हम लोग कहते हैं सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, यह भी हम कहते हैं। तीसरा इसको नाम जो दिया गया है वह है कांस्ययुगीन सभ्यता। और चौथी बात जो इसमें है वो है प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। इसके नाम के पीछे कुछ सब चीजों का मतलब है। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि खुदाइयों में जो सबसे पहला स्थान मिला रावी नदी के किनारे, मांटगोमरी जिला, आज के जो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे जो पहला स्थान खोजा गया वह था हड़प्पा। तो हड़प्पा के नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पहली बात। ठीक है, क्यों हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, तो मैंने बता दिया आपको। पहला जो स्थान खोजा गया वह हड़प्पा था, तो उस नाम के आधार पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का जो विकास हुआ वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। सिंधु
और उसकी 5 सहायक नदियाँ रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, चिनाब, ठीक है। इन नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। और इसके अलावा एक और नदी है सरस्वती नदी, जो राजस्थान में जाकर के विलुप्त हो जाती है, जिसको आजकल हम लोग घग्गर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, तो इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु का प्रयोग किया, जिसका नाम था कांसा। यहाँ के लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर के एक नई धातु बनाई, जिसका नाम था कांसा, और इसके नाम पर ही सभ्यता का नाम पड़ गया प्रथम नगरी कांस्ययुगीन सभ्यता। प्रथम नगरी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? प्रथम नगरी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह पूरा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पूरी नगरी रूप में डेवलप हुई थी, एक सिटी के रूप में डेवलप हुई थी। यहाँ हर चीज़ें वेल प्लान थी, यहाँ की सड़कें वेल प्लान थी, मकानों के जो पानियाँ निकलने के तरीके थे वो प्लान था, काफ़ी लोग यहाँ पर लोग रहते थे, विभिन्न व्यवसाय करते थे। तो मतलब कहने का मतलब यह परिवेश जो इनका था वो ग्रामीण परिवेश से नहीं, वेल प्लान इनकी बसाव था, इसीलिए इस सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ही बातें हमको समझ में आ गई होगी। इनके नाम मैंने आपको बता दी, जो हमारे कंटेंट्स मैंने बताया कि सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, इसका नाम क्या है, तो इसके बारे में बाकी मैं बता देता हूँ ताकि जगह हमारे पास स्पेस रहे और आपके साथ हम कुछ देर तक इस टॉपिक पर चर्चा कर सके। तो चलिए दोस्तों, अगली बात इसमें आप जानने की जरूरत है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये गौर करने की बात है। हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यह प्राचीनतम सभ्यता इसलिए है, इस कंडीशन में है कि अभी तक यह माना जाता था जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जैसे कुछ एक क्रांति थी। क्रांति किस कंडीशन में आप समझो, भारत के एक सामान्य से व्यक्ति महात्मा गांधी, जिनको आप मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, जब इन्होंने अफ्रीका में श्वेत अश्वेत का जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में जो भारतीयों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उनकी उस स्थिति को उनको वहाँ की सरकार के समक्ष उठाया और उनको अधिकार प्रदान करवाए जो उनको मिलना चाहिए। तो ये क्रांति थी। दुनिया की नज़रें अफ्रीका पर गई और उस अफ्रीका में नेतृत्व करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर गई, जिसका जन्म स्थान कहाँ था? भारत। तो लोगों का स्थान, उनको दिमाग भारत तरफ गया। ये सब क्रांतियां हैं, रिवॉल्यूशन है किसी चीज को परिवर्तन करने का। ऐसा ही जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में जब उन्होंने लोगों के सामने विचार रखे और भारत की वैदिक परंपरा को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, तो वहाँ के अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग बेवकूफ़ हैं कि भारत में जाकर के धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, जहाँ का धर्म इतना गहरा और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो क्रांतियाँ हैं, हड़प्पा सभ्यता, यह भी अपने आप में एक क्रांति है। जब 1924 में जब ग्रांडर चाइल्ड ने जब लोगों के सामने बताया कि दुनिया की सबसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की नहीं, हड़प्पा की सभ्यता है, कि लोगों का दिमाग झटका गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अभी तक ये जाना जाता था कि मेसोपोटामिया जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी, इसको हटाकर जब 1924 में लोगों के सामने एक नई सभ्यता के बारे में बात किया गया, वह थी हड़प्पा सभ्यता, और जब उसकी पहचान की गई तो यह तो मेसोपोटामिया से पुरानी है, तब यह लोगों के, खासकर अंग्रेजों की आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त था। मतलब वो अंग्रेज जो कभी ये कहते थे कि हम लोग भारतीयों को, उन्होंने बर्बर कहा, भारतीयों को उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ से, मतलब अंग्रेजों के आने से भारत के लोगों ने सभ्यताएं सीखी, संस्कृति के बारे में जाना, कल्चर जाना, उनको ये नहीं पता था कि भारत तो कितनों साल पुराना था और वहाँ एक बहुत बड़ी सभ्यता डेवलप हुई थी और वह हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। बाकी सारे नाम मैंने बता दिया, जिसका नाम कब हड़प्पा सभ्यता पड़ा, इसका नाम, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सब के सब मैंने नाम बता दिए।
अब इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक है? विस्तार हड़प्पा सभ्यता का कंटेंट्स में मैंने आपको बता दिया है, विस्तार देख लेते हैं कहां तक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दोस्तों आज का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ भागों में आप देख सकते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में इस सभ्यता का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में विस्तार हुआ। अफगानिस्तान में 2 स्थान मिले हैं जहां से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, वो है सुतुगुई और मुंडी गार। ये 2 स्थान हैं जहां से अफगानिस्तान में है, जहां से हड़प्पा सभ्यता की जानकारियां मिलती हैं। इसका मतलब ये था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में भी है। पर ये मैं कहूँ कि वर्तमान समय में भारत के लगभग 1/3 भाग पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो इस सभ्यता का विकास कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देख ले। अगर हम इस फिगर को समझने का प्रयास करें तो उत्तर बात, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण और ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व। जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ वह उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थान का नाम है मांडा नदी, मांडा स्थान है, नदी की वो नाम है, से लेकर दक्षिण में दायमाबाद कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, क्योंकि दायमाबाद से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दायमाबाद नामक स्थान से एक कांसे की प्रतिमा मिली है, जिससे और वह प्रतिमा जो थी वो हड़प्पाकालीन थी। इसका मतलब ये अनुमान लगाया गया ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद और पश्चिम में सुतकोंडगोर, पश्चिम में जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है सुतकोंडगोर माने बलूचिस्तान का जो प्रांत है, पाकिस्तान के बाद बलूचिस्तान का प्रांत है सुतकोंडगोर, यहाँ नदी थी जो दास नदी, से लेकर पूरब में हिंडन नदी, पहले स्थान का नाम निकले आलमगीरपुर और नदी हिंडन नदी, आलमगीरपुर तक इस सभ्यता का, ये कहां पर है? मेरठ में है, मेरठ में उत्तर प्रदेश। माने इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के बलूचिस्तान पाकिस्तान के भाग से रहते हुए महाराष्ट्र से लेकर के और यूपी तक इस सभ्यता का विकास था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था या उसकी आकृति जो थी वह थी त्रिभुजाकार थी, ठीक है। और जो सभ्यता जो फैली थी ये लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सभ्यता का विस्तार था। मतलब आज के भारत के 1/3 भाग पर इस सभ्यता का विस्तार था। इतनी बड़ी सभ्यता थी। इवन जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी और उसमें जो ईंटें मिली, उन ईंटों को रेल के अधिकारियों ने उसका पुल बनवा दिया था। लेकिन जब उसी की जॉन मार्शल की देखरेख में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने खोजें प्रारंभ करना शुरू किया तो पता चला कि उसके नीचे एक बहुत बड़ी सभ्यता का डेवलप हुआ। और ये सभ्यता हमसे छूटी रहती अगर वहाँ खोजें नहीं हुई होती। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो विकसित हुई फली फूली वह भारतीय उपमहाद्वीप में। कुछ लोगों ने यह कहने का प्रयास किया कि भारतीय जो ये क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता है, यह मेसोपोटामिया के लोग ही यहाँ पर आए। कुछ अंग्रेजों का मानना था। जैसे अब इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनता पर सवाल उठे, इस पर 2 विचार आए। एक विचार विदेशी मत था, विदेशियों का था, और एक विचार स्वदेशी मत था। विदेशियों में कौन कौन है? मार्टिन व्हीलर, चाइल्ड ब्राउन या गार्डन चाइल्ड, इन लोगों का मानना था
कि हड़प्पा सभ्यता जो है की उत्पत्ति विदेशी से हुई, विदेशों से हुई। विदेशों से हुई कहने का मतलब यह है मेसोपोटामिया से हुई। परंतु इस विचार का विरोध भारतीय विचार स्वदेशी लोगों ने किया। इसमें हालांकि एक अंग्रेज भी हैं जैसे फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, इन लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता विदेशों से या विदेश से नहीं आई है, यह यहाँ खुद की सभ्यता फली फूली और विकसित हुई। ठीक है, उसमें अंतर देने के लिए तर्क भी बहुत है। तर्क ये है, इसको तो आप बना चुके होंगे, इसका विकास कहाँ तक हुआ ये हमें समझ में आता है कि आप इसको बना लिए होंगे। तो तर्क ये दिया गया जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहां टेम्पल के प्रमाण मिले, मंदिर के प्रमाण मिले, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का, टेम्पल का कोई प्रमाण नहीं है। पहला ये अंतर करने के लिए काफी। दूसरी बात जो इसमें बताने की जरूरत है, मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, जो शैली है, उसको पढ़ा गया है, परंतु जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वह इससे काफी अलग है, जो अब तक पढ़ी नहीं गई। इससे आप ये कह सकते हो कि यहां जो हड़प्पा सभ्यता है वह स्वयं से विकसित हुई, फली फूली है, यह कहीं से आई हुई नहीं है। ठीक है, अब हमने इसका विस्तार बता दिया, कहां से कहां तक फैला था। इसके अलावा हमने इसके बारे में यह बता दिया, आपके सामने बात रख दी कि ये कहां से कहां तक फैली है। तो जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, और पश्चिम में सुतकोंडगोड से लेकर के पूर्व में हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ तक स्थित है। इसका क्षेत्रफल मैंने बता दिया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। अब इसका काल निर्धारण, इसका समय क्या था, तो इसके समय को लेकर भी विद्वानों में मतभेद था। लेकिन जो विचार जो सबके सामने बात रखी गई, जिसको सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसका विकास कुछ यूं तरह से हुआ जैसे उत्तर पश्चिम की समृद्ध संस्कृति, उत्तर पश्चिम की समृद्ध संस्कृति, इसको आप कह सकते हो, या समृद्ध कृषक बस्तियां, इसका जो कालखंड आप बता सकते हो 5500 BC से लेकर 3300 BC तक। यह जो कालखंड है दोस्तों, यह कालखंड जो आप लोगों का नवपाषाण काल का काल है। और उत्तर पश्चिम का स्थान जो बताया गया मैंने आपको, मेहरगढ़, आपने मेहरगढ़ का नाम सुना है, और मेहरगढ़ से हमने वहां से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, और वहां से अस्थायी कृषि के प्रमाण मिले हैं, जिसमें यह कहा गया कृषि का विकास अब तक हो चुका था। कृषि और पशुपालन दोनों का, पशुपालन तो मध्यपाषाण काल से प्रारंभ हो गया था, लेकिन नवपाषाण काल से कृषि का विकास पूरी तरह से हो गया था। और वह स्थान है बलूचिस्तान का क्षेत्र है मेहरगढ़, जिसमें मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ध्यान सुने और इसको लिखते चलेंगे। तो वहां से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की अवशेष मिले हैं, और वहां एक सभ्यता डेवलप हो चुकी, मतलब वहां एक थी, वहां से ही लोग इधर आए। पश्चिमी बलूचिस्तान का क्षेत्र जहां सुतकोंडगोड में नाम बताया, वहीं से ये लोग आए। ऐसा नहीं कि अचानक यहाँ प्रकट हो गए, ये वही लोग धीरे धीरे विकास करते गए और आगे बढ़ते गए। ये कालखंड आपको नवपाषाण का। इसके बाद विकास की प्रक्रिया में आगे है, तो पहला है आरंभिक हड़प्पा अवस्था। आरंभिक हड़प्पा अवस्था, इसका कालखंड जो दोस्तों होगा वो कुछ यूं है, 3200 से लेकर के 3200 BC से लेकर के 2600 BC। फिर मैच्योर हड़प्पा अवस्था, मतलब पूर्ण विकसित हड़प्पा अवस्था कह सकते हो। विकसित हड़प्पा अवस्था यह होगा आपका 2600 BC से लेकर के, ये विकसित हड़प्पा अवस्था होगा वो 2600 BC से लेकर के 1900 BC, और आगे लास्ट जो आप लोगों का होगा उत्तर हड़प्पा अवस्था।
इसका कालखंड हो जाएगा 1900 BC से लेकर के, इसका कालखंड हो जाएगा 1900 BC से लेकर के 1300 BC तक। तो ये रहा आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। अब ये तो हमने आपके सामने बातों को रखा और उसके मैंने आपके सामने ये भी रख दिया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कितना हुआ और इसका काल निर्धारण मैंने कर दिया, और इसके अलावा इसके क्या बोलते हैं आप लोगों का वो क्या बोलते हैं इसकी विशेषता, इसके प्रसार, इन बातों को आपने समझ रखा। अब हम लेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, क्योंकि कंटेंट्स में ही मैंने लिखा पहले इसकी हम सभ्यता के बारे में जान लें, कौन थी, इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है, ये कितनी साल पुरानी थी, इसके बाद इसकी विशेषता। तो विशेषता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता हेडिंग हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। विशेषता में हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, फिर पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, फिर पढ़ेंगे आर्थिक जीवन, और फिर होगा हमारे धार्मिक जीवन। ये अब राजनीतिक जीवन में हम ये चर्चा करेंगे कि वहां का शासन किनके हाथों में था, कौन लोग शासन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को बताने से पहले एक टॉपिक और यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता को नगरी क्यों कहा जाता है, नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसमें नगरी के तत्व विद्यमान थे। इसको नगरीकरण क्यों कहा जाता है, इसमें नगरीकरण के कौन से तत्व विद्यमान थे वो आप देख लेते हैं। तो पहला आ जाएगा शासक और कुलीन वर्ग, इस पर चर्चा हम करेंगे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो शासक वर्ग था, ये दुर्गिक मतलब हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल ऐसे मिले हैं जो दो तरह के भागों में विभाजित थे, दो टीलों में विभाजित थे। पश्चिमी टीला होता था, पूर्वी टीला होता था। इसमें से एक टीला दुर्गीकृत होता था और एक आध टीले जो दुर्गीकृत नहीं होते थे। जो दुर्गीकृत होते थे तो वहां ये लोग निवास करते थे, ठीक है। जो दुर्गीकृत नहीं होता था वहां पर सामान्य लोग निवास करते थे। तो इसका मतलब प्रशासन की एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी कि जो अधिकारी गण होंगे, जो शासक होगा, जो व्यापारी होगा, जो पुरोहित होगा, उनको रहने का स्थान ये होगा और सामान्य जन को रहने का स्थान होगा। ये वेल प्लान था। तो ये पहला हो गया इसका नगरीकरण का गुण में शासक और कुलीन तंत्र। दूसरा हो गया व्यापारी। जैसे हम समझते हैं व्यापारी कहाँ निवास करता है, नगरों में निवास करता है, क्योंकि वहां से वह विभिन्न चीजों को, वस्तुओं को आदान प्रदान करता है। जैसे लोथल से बंदरगाह मिला, डॉकयार्ड मिला है, तो ये अपनी वस्तुओं को वहां से ले जाकर के दूसरे जगहों पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग बेचते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में मिनुहा शब्द का उल्लेख हुआ है और मिनुहा शब्द जो का उल्लेख जो हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए हुआ है। गौर करें। तो व्यापारी भी नगरों में रहते थे, क्योंकि वहां से वो अपनी वस्तुओं को अच्छे से आदान प्रदान कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। तीसरी बात जो इसके नगरीकरण के तत्व में विद्यमान था वो ये है शिल्पी एवं कारीगर। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण करने वाले जो शिल्पकार, कारीगर, ये नगरों में निवास करते थे। नंबर 5 में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका विशाल आकार, ठीक है, विशाल आकार। इस सभ्यता का आकार मैंने बता दिया आप लोगों को, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली। मतलब भारत के लगभग 1/3 हिस्से पर इस सभ्यता का, आज के भारत के 1/3 हिस्से पर भारत का इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रहा है, ठीक। और अगली बात इसमें हम लोग देख लेते हैं कि नगर योजना इनकी सबसे अद्वितीय थी, सबसे अद्वितीय इनकी नगर योजना थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बहुत ध्यान सुने, सड़कें इनकी जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और आप लिख सकते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और उन सड़कों के किनारे ही मकान बने होते थे। वो खास बात देखो, मकान का जो मेन दरवाजा होता था वो जो है क्या बोलते हैं सड़क के सामने नहीं खुलता था, लेकिन एक स्थान अपवाद है लोथल। लोथल में क्या होता था
कि मेन दरवाजा जो मुख्य दरवाजा घरों का होता था वह सड़क के सामने खुलता था। बाकी अन्य जगहों पर यह इसलिए बना था कि धूल मिट्टी धुआं के कण जो है वो घरों में प्रवेश न कर पाए। इसलिए जो घरों के दरवाजे होते थे सड़क की ओर न खुल करके गली में खुलते थे। लगभग हर घर में, हर मकान में कुएं थे नहाने के लिए। खासकर क्या बोलते हैं, स्नान घर होता था, और स्नान घर की जो जमीन होती थी उस पर ईंटें बिछी होती थी, ताकि वो ईंटें बिछी होती ताकि नीचे कीचड़ ना होने पाए, और ईंटों के बीच में प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा होता था ताकि वो मजबूत बनी रहे और कीचड़ ना होने पाए। घरों के निकलने का पानी मेन होल बना होता था, और एक मेन खोजे से निकलकर यहाँ उठता था पानी, जहाँ गंदगी बैठ जाती थी, और यहाँ से निकल करके फिर नदियों में जाकर गिर जाता था। मतलब गंदा पानी जो है वो नदियों में प्रवेश नहीं कर पाता था। गंदगी जो होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, जिसको लोग निकाल कर साफ कर देते थे। रास्ते खंड जो होते थे वो कच्चे ही होते थे, लेकिन बहुत बड़े चौड़े होते थे। 2 बैलगाड़ी एक साथ क्रॉस कर सकती थी, इतने चौड़े होते थे। ये देखो प्लान देखिए, कितने बढ़िया प्लान बनाया है। इसके अलावा आप अगर उनके स्नानागार को देखेंगे, जो कि आगे हम बताएंगे, आपको अगली क्लास में भी मिलेगा। स्नानागार देखेंगे, अन्नागार के बारे में आपसे बात करूंगा। इतने वेल प्लान बनाए गए हैं कि इसी ये स्नानागार है। स्नानागार के बगल में कुआं होता था, और ये कुआं जो है इस पानी, मतलब ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्नानागार प्रयोग में होता था। यदि पानी गंदा हो जाता था तो इस कुएं का पानी इसमें भरा जाता था, फिर किसी उत्सव के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब हर चीज को उन्होंने बहुत प्लान किया। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज गांव की या भारत की शहरों की समस्या ये है, जो बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पहले जो है प्लाट तय करते हैं और वहां पर मकान बनाना शुरू कर देते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, मतलब उन फ्लैट्स के पानी निकलेंगे कहाँ, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए आप देखते हो कि बंबई में जब बारिश आई, क्या कि बंबई डूब गई है, कमर के ऊपर तक पानी चल गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चौक ले लिया है, बंद हो गया है, पानी निकल नहीं पाता, समुद्र की तरफ जा नहीं पा रहा है, क्योंकि लोगों ने बिना अनधिकृत तरीके से जगह जगह कॉलोनियाँ बना दी गई, नक्शे पर कुछ नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि जो पानी निकलना चाहिए वो पानी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। लेकिन मोहनजोदड़ो की सबसे खास व्यवस्था क्या है दोस्तों, कि इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया इन लोगों ने कि पहले इन्होंने पानी के निकलने का रास्ता बनाया कि हमारे घरों का पानी निकलेगा कैसे। उस पानी के निकलने के रास्ता के बाद तब इन्होंने अपने भवन बनाए। इसलिए कभी भी इनके रास्तों पर कभी भी कीचड़ नहीं जमा हुआ। तो ये था हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण की गुण, इसकी नगरी योजना। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सामाजिक आर्थिक जीवन, और ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो आज के दोस्तों इतना ही। मैंने पहले आपसे कहा कि ये क्लास में 3-4 लेक्चर्स में पढ़ूंगा, क्योंकि हर लेक्चर्स पर बड़ी अच्छी बातें आपके साथ रखी जाएंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल वही है, यूनिक एकेडमी अश्विनी राय। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।